राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 2 का टॉपिक जैन साहित्य और रासो साहित्य के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य। जिस तरह हिंदी भाषा के द्वारा बौद्ध धर्म व सिद्धों ने अपने मत का प्रचार प्रसार भारत के पूर्वी क्षेत्रों में हिंदी कविता के माध्यम से किया था, ठीक उसी प्रकार से भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया। आदिकाल में जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए। क्या कह रहे हैं कि आदिकाल में जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु जैन कवियों ने अपने लिखित चरित काव्य को जैन साहित्य व राज साहित्य के नाम से पुकारा। जैन कवियों में देवसेन, शालिभद्र सूरी, आसगु कवि, सुमति गणी, जिनधर्म सूरी, विजयसेन सूरी, हेमचंद, सोमप्रभु सूरी, मेरुतुंग आदि प्रमुख थे। इन जैन आचार्यों ने अपनी रचनाओं में आचार, फागु, चरित तथा रास आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य की रचना की है। आचार शैली, इस शैली के जैन कवियों ने अपने काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को महत्व दिया है। क्या कह रहे हैं कि आचार शैली में उपदेशात्मकता को महत्व दिया गया है। फागु शैली को देखते हैं। फागु शैली, इसमें जैन आचार्यों ने स्त्री पुरुष के विनोद पूर्ण कोलाहल के माध्यम से चमत्कार पूर्ण बातें की हैं। ये वसंत ऋतु के आसपास आई होली जैसे पर्वों की विशेष शैली है। चरित शैली, इस शैली में जैन आचार्यों द्वारा अपने तीर्थंकरों के चरित्र द्वारा धार्मिक व चमत्कृत बातें बताई गई हैं। रास शैली, जैनों की रास शैली सर्वाधिक प्रचलित हुई, जिसके द्वारा शास्त्रों व विद्वानों में अलग अलग मत प्रचलित हुए। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जो रास शब्द है वो संस्कृत के साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास को नृत्य न कहकर क्रीडनीय कहा है। क्रीडनीय यानी कि जो नृत्य को संपादित करे, क्रीडनीय कहा है किसने? भरत मुनि ने। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक स्वीकारा है। क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार का रूपक स्वीकारा है किसने? अभिनव गुप्त ने। लोक जीवन में कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ है, जबकि जैन साहित्य में उसे रस कहा गया है, जिसे श्रावक व जैन साधु जैन मंदिरों में रात्रि के समय ताल देकर गायन करते। ताल देकर यानी कि ताली बजाकर जो गायन करते थे उसको रास कहा गया है। इसी गायन या लेखन शैली को रास कहते हैं। इस शैली का प्रभाव 14वीं शताब्दी तक व्याप्त रहा, यानी कि ये शैली 14वीं शताब्दी तक मौजूद थी। जैन साहित्य की विशेषताएं। अलौकिकता के आवरण में प्रेम कथा, नीति, भक्ति आदि का लेखन इस जैन साहित्य के अंतर्गत किया गया। ये बाह्य आडंबरों का विरोध और चित्त शुद्धि पर बल दिया गया। इसमें घटनाओं के आधार पर उपदेशात्मकता का प्राधान्य था। ये शांत रस की प्रधानता है। जैन साहित्य के अंतर्गत शांत रस की प्रधानता है। आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक प्रामाणिक, विश्वसनीय, अक्षुण्य, चरित्र प्रधान काव्य जो है जैन साहित्य में लिखे गए। सर्वाधिक चरित्र प्रधान काव्य जैन साहित्य में ही लिखे गए हैं। जैन साहित्य धार्मिक है, किंतु इसमें साहित्यिकता का अभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये धार्मिक तो है परंतु इसमें साहित्यिकता का अभाव नहीं है। चंद्र शर्मा गुलेरी का मत देखते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी, हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवियों ने इतिहास की रक्षा की है। क्या कह रहे हैं कि हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवियों ने इतिहास की रक्षा की है, ऐसा चंद्र शर्मा गुलेरी का मानना है। वीर गाथाओं में रस को ही रासो कहा गया है। क्या कह रहे हैं कि जो वीर गाथाएं हैं उनमें रास को ही रासो कहा गया है, पर उसकी पृष्ठभूमि अलग है। रासो की पृष्ठभूमि अलग है। अब हम देखते हैं जैन साहित्य, रास साहित्य और रासो या चारण भाट साहित्य। रासो को ही चारण या भाट साहित्य भी कहते हैं। तो हम इन दोनों में फ़र्क देखते हैं, इन दोनों में अंतर। जो जैन साहित्य, रास साहित्य जैन साधकों द्वारा लिखा गया, वही रासो या चारण या भाट साहित्य इसको कहते हैं। इसे भाट एवं चारण कवियों ने लिखा था। जैन साहित्य, इसका उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था, वहीं रासो साहित्य का उद्देश्य आशयदाताओं की प्रशंसा करना था। जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता है, वहीं रासो साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। जो जैन साहित्य, इसमें चरित एवं प्रबंध काव्य लिखे गए, वहीं रासो साहित्य में प्रबंध व मुक्तक काव्य लिखे गए।
राज साहित्य के अंतर्गत इसकी जो प्रामाणिकता पर संदेह है, क्या कह रहे हैं कि जो राज साहित्य है इसकी प्रामाणिकता पर संदेह है, और वहीं राष्ट्र साहित्य की प्रामाणिकता पर संदिग्ध है। जैन कवि, विभिन्न रास कवि और जैन कवियों की कवि और रचनाएं, उनकी रचनाएं। देवसेन, श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचनाएं, श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचनाएं। देवसेन 10वीं शताब्दी में मौजूद थे और इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई ग्रंथ निर्मित किए थे। क्या कह रहे हैं कि देवसेन ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। श्रावकाचार्य यह ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। क्या कह रहे हैं? श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है ग्रंथ के रूप में। यह ग्रंथ 1933 ईस्वी में लिखा गया था। 1933 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में दोहे छंद का प्रयोग हुआ है। श्रावकाचार्य में दोहे छंद का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में कुल 250 दोहे संग्रहित हैं। इसमें गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे जैन आचार्यों के आचार विचार, नियम व सिद्धांतों को लिखा गया। क्या कह रहे हैं? जो जैन आचार्य हैं और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करें उनके आचार विचार और नियम और सिद्धांतों को लिखा गया है श्रावकाचार्य के अंतर्गत। देवसेन ने 2 और रचनाएं लिखी हैं। कौन सी? दर्शनसार और लघु नयन चक्र। ये देवसेन की अन्य रचनाएं हैं। जो लघु नयन चक्र ये अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं, अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। ये दोनों रचनाएं काव्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आती। क्या कह रहे हैं कि दर्शनसार और लघु नयन काव्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं, चूंकि देवसेन पहले अपभ्रंश में लिखा करते थे, जिसमें इन्होंने दब सहाव पवास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश, इसका हिंदी दब सहाव पवास का हिंदी नाम द्रव्य स्वभाव प्रकाश है, नामक रचना को लिखा था। ये अपभ्रंश में लिखी थी। अपभ्रंश की रचनाएं देवसेन की। लेखक ने जीव उन्नति व उसके जीवन मूल्यों का अंकन किया है अपनी रचना में। इस दब सहाव और पवास, इसके अंतर्गत जो देवसेन है इन्होंने जीव उन्नति और उसके जीवन मूल्यों का अंकन किया है। शवक प्लस आचार, श्रवक शावक आचार, वह जैन धर्मावलंबी जो जैन धर्म ग्रहण करने पर गृहस्थ जीवन व्यतीत करे उसे शावक कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि वह जैन धर्मावलंबी जो जैन धर्म ग्रहण करने पर गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है उसको श्रावक कहते हैं। शालिभद्र सूरि, भारतेश्वर बाहुबली रास, ये इनकी रचना है। शालिभद्र सूरि 12वीं शताब्दी के कवि थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना लिखी थी। ये वीर रस में की गई थी। इसकी जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसकी रचना वीर रस में की गई थी। इस रचना पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। क्या कह रहे हैं? इस रचना पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली 2 यादव वीरों के यशोगान के साथ उनके लड़े गए युद्धों का खुला वर्णन किया गया है। इसे हिंदी रचना का प्रथम रास ग्रंथ कहा गया। क्या कह रहे हैं? भारतेश्वर बाहुबली रास हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ है। गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। शालिभद्र सूरि ने 63 छंदों में बुद्धिरास नामक रचना को लिखा। बुद्धिरास एक धर्म उपदेशक ग्रंथ है, यानी कि बुद्धिरास शालिभद्र सूरि की एक अन्य रचना है और इसकी रचना यह एक धर्म उपदेशक ग्रंथ है। भारतेश्वर बाहुबली रास में कवि ने 205 छंदों का प्रयोग किया है। शालिभद्र सूरि ने 1352 ईस्वी में पंच पांडव रास की रचना करी थी। ये इनकी अन्य रचना है, पंच पांडव रास। पंच पांडव रास को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना गया। क्या कह रहे हैं? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सी है? पंच पांडव रास। पंच पांडव रास। अन्य कवि को देखते हैं। यह है आसगु कवि। ये 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। आसगु कवि 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। चंदन बाला रास की रचना की जालौन में, इन्होंने जालौन क्षेत्र में जो है चंदन बाला रास की रचना करी थी। यह रचना एक खंड काव्य है। क्या कह रहे हैं कि ये एक खंड काव्य है। इस ग्रंथ में 35 छंदों का प्रयोग किया गया है। 35 छंदों का प्रयोग किया गया। इसमें जैन श्राविका चंदन बाला का ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण किया है। क्या कह रहे हैं कि इस रचना में जो जैन श्राविका चंदन बाला थी, चंदन बाला, उनके ब्रह्मचर्य, सतीत्व और संयम और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है।
ये एक खंड काव्य कहा गया है। तो अभी इसमें मैंने काव्य काव्य क्या है, काव्य को दो, एक बंद, जिसको बंद और अबंध, बंद काव्य को प्रबंध काव्य भी कहा गया और अबंध को मुक्त काव्य कहा गया। फिर वही बंद काव्य के फिर दो रूप हो जाते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। जो खंड काव्य होता है, किसी व्यक्ति के किसी एक पक्ष, जैसे कि जन्म, जवानी, विवाह, किसी भी एक पक्ष को जो लेकर लिखा जाता है उसको खंड काव्य कहते हैं। और वही जो महाकाव्य है, इसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक। महाकाव्य में किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वहीं खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर के रचना की जाती है, उसको खंड काव्य कहते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जीव दया रास, या फिर जीवन दया रास, इसका अन्य नाम जीवन दया रास भी कहीं कहीं पे मिलता है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, धनपाल कवि की रचना है भविष्यत कहा। यह अपभ्रंश साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य है। जिन धर्म सूरी स्थूल भद्र रास, इनकी रचनाएं 1209 ईस्वी में रचित है। इस ग्रंथ में त्रिकोणीय प्रेम, यानी कि लव ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन है, जिसमें कोसा नाम की वैश्या स्थूल भद्र तथा उनके गुरु भाई मुनि को अपने प्रेम के पास में फंसाती है। तीनों पात्रों के चरित्र वर्णन से स्थूलीभद्र के संयमित जीवन, स्वोद्धार आदि को उजागर किया गया है। सुमति गढ़ी, एक और कवि देखते हैं, सुमति गढ़ी नेमिनाथ रास की रचना इन्होंने की थी 1213 ईस्वी में। इसमें 58 छंद निरूपित हैं। जैनों में नेमिनाथ को कृष्ण का अवतार माना गया है। क्या कह रहे हैं? कृष्ण का अवतार माना गया है नेमिनाथ को, इसलिए इस ग्रंथ में भी कृष्ण का वर्णन है। राजशेखर सूरी की रचना का नाम नेमिनाथ फागु है। वही विनयचंद सूरी की रचना का नाम नेमिनाथ चौपाई है। नेमिनाथ चौपाई विनयचंद सूरी की रचना है, वही नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। विजय सेन सूरी रेवंत गिरी राशि, इनकी रचना है 1231 ईस्वी की। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रैक्तक पर्वत पर स्थित तीर्थ का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत यह रचना 4 कड़वकों में विभक्त है। यह एक ऐतिहासिक रास गीति प्रधान ग्रंथ है, जिसमें यात्रा, जैन संघ तथा मूर्ति स्थापना का वर्णन है। हेमचंद ये भी प्रमुख जैन कवि रहे हैं। 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे ये। हेमचंद ने अपने ग्रंथ शब्द अनुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया है। तीनों भाषाओं के व्याकरण को प्रस्तुत किया है इन्होंने। हेमचंद की रचनाएं हैं सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, देशी नाममाला कोश, प्राकृतानुशासन, छंदोनुशासन, त्रिषष्टि श्लाका पुरुष चरित्र। हेमचंद को कलिकाल का सर्वज्ञ कहा गया है। क्या कहा गया है? कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद को कहा गया है। इनका जो मूल नाम है वो चंगदेव है। प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखने का इनको प्राकृत का पाणी कहा गया है। क्या कह रहे हैं? प्राकृत का पाणी हेमचंद्र को कहा गया। वो भी किस लिए? क्योंकि उन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था, इसीलिए इनको प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, इनकी रचना है 1304 ईस्वी की। इस ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित हैं। इस रचना में सोमप्रभ सूरी ने संस्कृत एवं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। इस कृति में कुमारपाल को हेमचंद द्वारा दिए गए अनेक उपदेशों को संग्रहित किया गया है। अन्य कवि देखते हैं मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि की रचना करी थी। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना करी थी। 13वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रबंध चिंतामणि में राजा भोज के चाचा राजा मुंज के कहे गए दोहे बेहद रसासिक्त हैं। प्रबंध चिंतामणि में 5 खंड हैं। इसमें दूहा विधा में 2 चरणों में कथा वर्णित है। अपभ्रंश काव्य को उस समय दूहा काव्य भी कहा जाता था, क्योंकि अपभ्रंश से पूर्व दोहा छंद नहीं था। प्रबंध चिंतामणि के आधार पर 20वीं शताब्दी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास चारुचंद्र लेख की रचना करी थी। चारुचंद्र लेख जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास था, इसकी रचना उन्होंने प्रथम चिंतामणि के आधार पर की थी।
पूर्व मध्य काल में दासों की स्थिति का वर्णन मेरुतुंग की इस रचना में मिलता है। इसमें कहा गया है कि दास जन खरीदने व बेचने की चीज है। प्रबंध चिंतामणि को गुजरात के राजा सोलंकी तथा चालुक्य वंश के दरबार में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ 1352 ईस्वी में रचित पंच पांडव चरित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। इसकी रचना 1352 ईस्वी में हुई थी। 1200 ईस्वी में विनय चंद सूरी ने नेमी नाथ चौपाई की रचना करी थी। किसने? विनय चंद सूरी ने नेमी नाथ चौपाई की रचना की थी। इस ग्रंथ में सबसे पहले चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो नरपति नाले की रचना बीसल देव रासो में हुआ था। सबसे पहले जो है 12 मासा का वर्णन। पूरे रासो काव्यों में केवल 2 गेय काव्य हैं। जो रासो काव्य है उस समस्त रासो काव्य में केवल 2 ही गेय काव्य, एक बीसल देव रासो ये श्रृंगार रस में लिखा गया और दूसरा परमार रासो ये वीर रस में लिखा गया है। रासो ग्रंथों के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा। क्या कह रहे हैं कि प्रथम काल यानी कि जो आदि काल है उसको वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथ के आधार पर ही। रासो साहित्य में कल्पना का आधिक्य व ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव है। क्या कह रहे हैं? जो कल्पना है उसका आधिक्य और जो ऐतिहासिकता है उसका अभाव है रासो साहित्य के अंतर्गत। इसी साहित्य में राजस्थानी हिंदी की वास्तविक दस्तक होती है। हिंदी की उपभाषाओं में राजस्थानी हिंदी में सर्वप्रथम गद्य का आगमन हुआ। रासो साहित्य में डिंगल व पिंगल राजस्थानी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जो रासो साहित्य है उसमें डिंगल और पिंगल ये राजस्थानी भाषा शैली है, इसका प्रयोग हुआ है। डिंगल चूंकि दर्पोक्ति वर्णन करने वाली शैली है। क्या कह रहे हैं कि जो डिंगल है वो दर्पोक्ति वर्णन करने वाली शैली और ये वीर रस प्रधानता होती है इसमें। पिंगल शैली ये सुकुमार व सौम्य पदों से युक्त रहने वाली शैली है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। रासो साहित्य में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा ईश्वरीय शक्ति के रूप में बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो रासो साहित्य है उसमें जो कवि का जो आश्रयदाता होती है उसकी प्रशंसा बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर ईश्वर के समान की जाती है। प्राय रासो साहित्य को भाट जाति के कवियों ने लिखा था। क्या कह रहे हैं? रासो साहित्य को भाट जाति के कवियों ने लिखा था, इसीलिए इसको भाट साहित्य भी या चारण साहित्य भी कहते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर रचे गए रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आदिकाल में ही जैन कवियों द्वारा रास काव्य का सृजन हुआ, किंतु इन नृत्य गीत परक रास काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल विचार का प्रसार करना था। अतः यहाँ हम उन्हीं रासो ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान है और जिसकी रचना चारण एवं भाट कवियों ने की है। देखते हैं रासो या चारण कवि और उनकी रचनाएं। दलपति विजय की रचना है खुम्माण रासो। रचना के समय को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो खुम्माण रासो है उसकी रचना के समय को लेकर विद्वानों में बिल्कुल भी एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 9वीं शताब्दी स्वीकारा है। खुम्माण रासो में 5000 छंद निरूपित हैं। कितने? 5000 छंद निरूपित हैं। राजस्थान के वृत्त संग्रहकों ने खुम्माण रासों का समय 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राजा सिंह के राजाओं तक का वर्णन खोजा है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश खुम्मान द्वितीय के युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें उनकी वीरता को प्रदर्शित किया गया है। इस ग्रंथ में वीर रस व श्रृंगार रस का अद्भुत योग है। क्या कह रहे हैं? वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत योग है। ग्रंथ की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ की जो प्रमाणित हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी हिंदी है। खुम्माण रासों में खुम्माण के 24 युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है। इसकी पंक्ति है, प्यू चित्तौड़ ना आवयु, सावड़ पहली तीर, जोवे बाट विरहणी, खिड़खिड़ अड़वे खीज। अन्य रासो कवि हैं नरपति नाले, बीसलदेव रासो इनकी रचना है। ये एक गेय काव्य है। 1155 ईस्वी इसका रचना समय माना गया है। शुक्ल ने 1212 संवत स्वीकार किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ को
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ के 128 125 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। 128 से 125 छंदों की एक प्रति का संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। ये बीसलदेव रासों की मूल प्रति मानी जाती है। क्या कह रहे हैं, जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जिस प्रति का संपादन किया है वह इसकी मूल प्रति मानी गई है। नरपति नालय कवि विग्रहनाथ चतुर्थ के समकालीन थे। बीसलदेव रासो नामक एक 100 पन्नों का ग्रंथ लिखा था नालय ने, जो कि वीर गीत के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो बीसलदेव रासो है वो नालय की रचना और इसको वीर गीत के रूप में जाना जाता है। ये 4 खंडों में विभक्त है। क्या कह रहे हैं कि 4 खंडों में विभक्त है। बीसलदेव रासो के 4 खंड इस प्रकार से हैं। पहले खंड में मालवा के भोज राज की पुत्री राजमती से सांभर के बीसलदेव का विवाह होता है। दूसरे खंड में बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना दिखाया गया है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन और बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। चौथे खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना और बीसलदेव का राजमती को वापस अपने घर लेकर आने का वर्णन है। यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ है जिसमें 12 मासा का वर्णन प्राप्त होता है। 12 मासा का प्रथम माह कार्तिक माह है और बीसलदेव रासों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस ग्रंथ में छंद वैविध्य और राग रागनियों का प्रयोग है। विशेषकर इसमें राग केदार का प्रयोग किया गया है। बीसलदेव में मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा मिलती है। मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा मिलती है। ये 100 पेज का ग्रंथ है। इसमें ये 2000 चरणों में समाप्त है। वीर गीतों के रूप में विभक्त वर्णित है और इसमें 125 छंद हैं। जगनिक कवि परमाल रासो इनकी रचना है। जगनिक कालिंजर के चंदेल राजा परमर्दिदेव के आश्रय में रहते थे। कालिंजर के राजा की सेना में एक बनाफर शाखा थी। इसके सेनापति 2 क्षत्रिय राजकुमार आल्हा और उदल थे। यह महोबा के रहने वाले थे। ये आल्हा और उदल महोबा के रहने वाले थे। ये दोनों भाई पृथ्वीराज चौहान और परमर्दिदेव के मध्य हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जगनिक ने इन्हीं दोनों वीरों की गाथा को लेकर परमाल रासो काव्य को लिखा। आलाखंड परमाल रासो का दूसरा नाम है। आलाखंड इस परमाल रासो का दूसरा नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार से इंडियन ओनली क्वायरी 14 भागों में रचित है। आलाखंड कोई इस नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था, भागों में प्रकाशित कराया था। इलियड के अनुरोध पर W. वॉटरफील्ड ने उनके द्वारा संग्रहित आलय खंड का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था, ग्रियर्सन ने उसे 1923 ईस्वी में संपादित किया था। W. वॉटरफील्ड ने अपना अनुवाद द 9 लाख चेन अथवा द मेरी फ्यूड नाम से कलकत्ता रिव्यूरी में 1875-76 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। आलाखंड में कुल 36 खंड हैं। अंतिम पद्य में कृति का नाम महोबा समय दिया गया है, जिससे इस कृति को पृथ्वीराज रासो का एक अंग मानने का भ्रम पैदा हुआ। मौखिक परंपरा के आधार पर 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने लोक प्रचलित आला उदल संबंधी गीतों का संग्रह किया था आलाखंड शीर्षक से, और इसको आलाखंड शीर्षक से प्रकाशित कराया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे भ्रांत धारणा को स्पष्ट करते हुए ग्रंथ का नाम परमाल रासो रखकर काशी नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित कराया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह वीर गीत इतना प्रिय हुआ कि इसको गाने वाले सभी उत्तर भारत में हैं, पर इसका केंद्र बैसवाड़ है। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि ये वीर गीत बहुत जो है प्रसिद्ध हुआ था और इसको गाने वाले उत्तर भारत में हैं, लेकिन जो इसका केंद्र है वो बैसवाड़ है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के कारण ही इलियट के अनुरोध से W. वॉटरफील्ड ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। परमाल रासो के नायक आल्हा का विवाह सोनवा से होता है और उदल का विवाह फुलवा से होता है। आलाखंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसके गाने वाले को आल्हित कहते हैं। आल्हा और उदल को महोबा प्रिय था। राजा परमाल प्रिय थे तथा रानी मल्हना प्रिय थी।
शुक्लानुसार आलाकंड हिंदी साहित्य का तथा जनसमूह की अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य तथा जनसमूह की अनुपम निधि है। ग्रियर्सन आला उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। क्या कह रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की आला और उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की थी। चंद को बरदाई उपाधि मिली थी, यानी इनका नाम तो चंद था और बरदाई इनको उपाधि मिली थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा और परामर्शदाता और राजकवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर तत्कालीन भारत और अब पाकिस्तान में हुआ था। भक्ति काल के महान कवि सूरदास ने अपनी कृति साहित्य लहरी में स्वयं को चंद बरदाई का वंशज बताया है। अतः चंद बरदाई के पूर्वजों की भूमि पंजाब बताई गई है। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई के पिता का नाम मल्ह और माता का नाम घमनी बताया गया है। चंद बरदाई ने कई विवाह किए थे जिनमें 2 पत्नियां अति प्रिय थी, कमल और गोरी। इन्हीं दोनों से इनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी जिनमें सर्वश्रेष्ठ पुत्र जलहण था। पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण व अधूरा महाकाव्य है जिसे चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। इसके विषय में ये पंक्ति मिलता है कि पुस्तक जल्लण हत दई चली गज्जन नृपकाज रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उद्धरिया जिमी। पृथ्वीराज रासो में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण आदर्श एवं दर्प की कथा 69 समय यानी कि सर्ग या भाग और अंक भेद में वर्णित है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति बताई गई है। कौन से 4 क्षत्रिय कुल? एक अग्निवंशी, सूर्यवंशी, यदुवंशी और सोमवंशी, जिसको चौहान वंशी भी कहा गया है। इसमें चौहानों के अजमेर में और उत्पन्न होने से लेकर पृथ्वीराज चौहान के पकड़े जाने तक की कथा का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कमला बताया गया है, जबकि जयानक कृति पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर बताया गया है, जो प्रमाणिक भी है, जिसका समर्थन हम्पी कर्नाटक के शिलालेख भी करते हैं। पृथ्वीराज रासो का जो नायक है वो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज रासो की जो नायिका है वो संयोगिता है। इसके अन्य पात्र हैं जयचंद साहबुद्दीन और जयचंद साहबुद्दीन। पृथ्वीराज रासो में छंदों का प्रयोग सशक्त रूप में हुआ है। डॉक्टर नगेन ने इस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक माना है। विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि यद्यपि चंद विविध छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पे इनका निजी छंद है। क्या कह रहे हैं कि छप्पे इनका निजी छंद है। शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि चंद बरदाई छप्पयों के राजा है। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छप्पयों का राजा बताया है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की संपूर्ण कथा कित्ती कथा यानी कि जो व्यवस्थित होने पर भी अवस्थित रहती है, कित्ती कथा के रूप में संवादात्मक शैली के रूप में चलती है। पृथ्वीराज रासो का पहला समय या सर्ग आदि समय है, जबकि कन्नौज समय में जयचंद एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। पद्मावती समय एवं कैमास वध समय अन्य उल्लेखनीय सर्ग व समय हैं पृथ्वीराज रासो के। अनेक साहित्यिक विशिष्टताओं के बावजूद यह हिंदी की रचनाओं में संभवतः सबसे अधिक विवादास्पद महाकाव्य क्या कहा है कि सबसे अधिक विवादास्पद महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह का मत देखते हैं। समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज रासो की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे अधिक राष्ट्र की है। यही से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है, ऐसा बच्चन सिंह के। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कर्नल जेम्स टाड हैं, जिसने 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और
बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका प्रकाशन आरंभ किया, किंतु 1857 या 1875 में मिलता है कहीं कहीं। इसी में डॉक्टर वूलर ने जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर अप्रमाणिक घोषित कर दिया। क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर वूलर ने जयानक कवि की जो रचना है पृथ्वीराज विजय, इसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित कर दिया था। पृथ्वीराज रासो को की प्रामाणिकता पर संदेह सर्वप्रथम भारत के जोधपुर के कविराज मुरारी दीन तथा उदयपुर के कवि श्यामल दास को हुआ था। प्रामाणिकता के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, क्या कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई है, इसलिए जिन जिन सर्गों में संवाद की है शैली नहीं मिलती उसे छेपक मान लेना चाहिए, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता हेतु सर्वप्रथम मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने प्रथम संरक्षा नामक निबंध में आनंद संवत का उल्लेख किया और बताया कि ईस्वी एवं सन में 9 और नंद नब्बे आगे रहने व चलने वाली संवत को आनंद संवत कहते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर मुख्यतः 3 मत हैं। पहला, इसको प्रमाणित मानने वाले कौन कौन से? कुंवर कन्हैयाजू, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, विश्वबंधु राधाकृष्ण दास, कर्नल टाड और मोतीलाल मेनारिया, ये इस पृथ्वीराज रासो को जो है प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले जो है विद्वान है कविराज मुरारी दीन, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर वूलर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये इसको अप्रमाणिक मानते हैं। वही अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा, अगरचंद नाहट, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, प्रेमचंद और सुभद्रा चौहान, इन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसका एक चौथा मत निकलता है कि नरोत्तम स्वामी का है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को एक मुक्तक काव्य कहा है। क्या नरोत्तम स्वामी इसको एक मुक्तक काव्य बता रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के महत्व को समझते हुए श्याम सुंदर समय अनुसार साक्ष्यों के आधार 4 संस्करण नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किए थे। क्या कह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है इसके 4 संस्करण नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित कराए थे। इसके प्रथम संस्करण को बृहत्तर रूपांतरण कहते हैं, इसे नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित कराया था। इस रूपांतरण में छंदों की संख्या 16,306 थी, जो कि 69 समयों या सर्ग में विभक्त है। इसका जो दूसरा संस्करण था इसको मध्य रूपांतरण कहते हैं। यह संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ था। इस रूपांतरण में छंदों की संख्या 7000 है। इसकी हस्तलिखित लिपि बीकानेर व अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके तीसरे संस्करण को लघु रूपांतरण कहते हैं। इसमें छंदों की संख्या 3500 है। इसमें सर्गों या समय की संख्या 19 बताई गई है। इसका जो चौथा संस्करण है उसको लघुत्तम संस्करण कहते हैं। इसमें छंदों की संख्या 1300 है। दशरथ शर्मा ने इसी लघुत्तम रूपांतरण को मूल प्रति माना है। इसका पृथ्वीराज रासो का जो 20वां समय है उसको पद्मावत समय कहते हैं। 27वें समय को रेवा तट है। 57वां जो समय है वो कैमास वध है। इसका जो 65वां समय है वो विवाह समूह है। छंद प्रदायी के जो मुख्य छंद है वो कवित, छपय, दोहा, दूहा, त्रोटक, गाहा, आर्या और तोमर हैं। छंद प्रदायी को छपय छंद का विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्वीराज रासो का जो सबसे विवादित पक्ष है वो इसकी ऐतिहासिकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। शारंगधर, हम्मीर रासो शारंगधर की रचना है। प्राकृतिक पेंगुलम जयचंद के दरबारी कवि विद्याधर द्वारा रचित है। ये प्राकृत पेंगुलम जयचंद के जो दरबारी कवि थे विद्याधर, उनके द्वारा रचित है। प्राकृत पेंगुलम के छंदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हम्मीर रासो का जो रचनाकार है उसको शारंगधर को ही बताया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हम्मीर रासो को जज्जल कवि द्वारा रचित माना है। इस कृति में राजा हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है। चूंकि प्रमाणिक प्रति उपलब्ध नहीं है इसीलिए इसका भी अस्तित्व संदिग्ध है।
एक अन्य रासो ग्रंथ है मुंज रासो, इसका कवि पता ही नहीं है, इसका कवि कौन है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण, सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन तथा मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि में 20 छंदों के आधार पर इस मुंज रासो की कल्पना की गई है। इस ग्रंथ में मुंज तथा कर्नाटक के राजा तैलप की शत्रुता और युद्धों का वर्णन है। अन्य रासो ग्रंथ है आबू रास, ये पल्हड़ ने 1232 ईस्वी में लिखा था। कलुच्छी रास, ये प्रज्ञा तिलक ने 1306 ईस्वी में लिखा था। गैसुकुमार रास देल्हड़ ने 14वीं शताब्दी में लिखा था। गौतम स्वामी रास, ये उदयवंत ने 1355 ईस्वी में लिखा था। अप्रामाणिक रासो ग्रंथ है, अप्रामाणिक रासो ग्रंथ है। पहला तो खुम्मान रासो, दलपति विजय की 9वीं शताब्दी की रचना है। बीसल देव रासो, ये भी अप्रामाणिक है, ये नरपति नाले की 1212 संवत की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य में इसको माना गया है। परमाल रासो जगनिक कवि की 12वीं शताब्दी की रचना है। और विजयपाल रासो, ये नल सिंह की रचना है, 12 और 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य की रचना है। ये सारे अप्रामाणिक रासो ग्रंथ हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में जैन साहित्य और रासो साहित्य के विषय में पढ़ा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।